हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 27 नवंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। जिसमें से पहला समाचार है, प्रस्तावना में जोड़े गए 2 शब्द समाजवाद और पंथनिरपेक्षता को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। यह शब्द जो है अखंडता के साथ 42वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था हमारे संविधान के प्रस्तावना में, और उसके बाद कई सारे फैसले आए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2-3 याचिकाएं, जिसमें से पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय द्वारा ये कहा गया था कि ये प्रस्तावना में जोड़ा जाना गलत है, और कई सारे उन्होंने तर्क दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा जाना असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि यह हम भारत के लोग इसके अर्थों को समझते हैं और यह कहीं न कहीं भी असंवैधानिक दृष्टि जिन तर्कों पे कहा गया है उन तर्कों के आधार पे असंवैधानिक नहीं है। दूसरा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल में यानी परसों एक अपने सोशल मीडिया के द्वारा एक अपने पोस्ट के द्वारा कहा कि वह चीन, कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाएंगे और कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाएंगे और चीन पे 25% से 10% और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। और इस टैरिफ में, हालांकि वो अपने चुनाव के दौरान टैरिफ को लेकर कई बार बातें कह चुके हैं कि 60% टैरिफ लगाएंगे, 1000% टैरिफ लगाएंगे। भारत को भी जो है टैरिफ एब्यूजर कहे हैं, लेकिन भारत इस श्रेणी में शामिल नहीं है। इसके पीछे जो वजह है वह ट्रंप का कहना है कि इन देशों के जरिए के द्वारा जो है अमेरिका में ड्रग्स का फैलाया जा रहा है, और कनाडा और मैक्सिको द्वारा ड्रग्स तस्करी और अवैध प्रवास की समस्या है। जब तक वो दूर नहीं होगा, ये पेनिट्रेटिव जो है ये प्रीडिटेटरी जो है टैरिफ लगाया जाएगा या दंडात्मक टैरिफ चालू रहेगा। तो इसको हम देखेंगे। तीसरा समाचार है, प्रोबा 3। यह यूरोपीय एजेंसी का एक उन्नतशील सौर मिशन है जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसे दिसंबर में हमारे इसरो द्वारा अपने PSLV रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। तो इसको हम समझेंगे कि ये क्या मिशन है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष चीज़ें इसमें है इसमें जो है इन मिशन में, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 2 उपग्रह एक साथ ही छोड़े जाएंगे जो अलग अलग समय पे एक ही कक्षाओं में वो गति करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा और इस पे आधारित 5 प्रश्न रहेंगे जिसको हम देखते हैं। देखिए, हमारी ये प्रियम्बल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। ये हमारे संविधान का कहते हैं ना कि दर्शन है, और उद्देशिका प्रस्ताव के द्वारा या प्रस्तावना द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। संविधान सभा के द्वारा काफ़ी चर्चा पर चर्चा के बाद इसमें जोड़ा गया था, और जब चर्चा हो रही थी तो इसमें जो भी शब्द हैं उनको एक एक करके व्याख्या किया गया था। बाद में यह 26 नवंबर 1949 को ये समर्पित किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया। इसमें पूरे उद्देशिका को लेकर इसमें 2-3 शब्द हैं जिनको लेकर, खासतौर से 2 शब्दों को लेकर विवाद होता रहता है। कुछ समय पहले विवाद हुआ था जब नई संसद भवन गठित हुई थी, नई संसद भवन बना था। तो उसमें सांसदों को जो संविधान की प्रति दी गई थी, उसमें मूल उद्देशिका दी गई थी। उसमें जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो उसमें नहीं थे। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि उद्देशिका में सोशलिस्ट और सेकुलर यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए हैं वो वाकई में नहीं जोड़े, असंवैधानिक है। उसके लिए कुछ तर्क दिया गया था, जिससे पहला तर्क ये था कि उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें पहले से जाके संसद ये नहीं कर सकती है। दूसरा, उद्देशिका में चर्चा हुई थी पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को जोड़ने की संविधान सभा में, लेकिन उसने खारिज कर दिया। तो ऐसे में आज जो है कह सकते हो कि आपातकाल के दौरान इसे जोड़ा जाना एक तरह से कह सकते हो कि अपने विचारों को आम लोगों पर थोपना है। लेकिन कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि संवैधानिक दृष्टि से ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, और एक तरह से देखा जाए तो इस पे एक पूर्ण विराम लगा दिया, और वह भी
हमारे 75वें संविधान दिवस, आप कह सकते हो कि संविधान के लागू होने के 75 वर्षों के पहले, एक दिन पहले जो है ये संविधान सुप्रीम कोर्ट के एक पीठ ने फैसला किया था। संवैधानिक पीठ नहीं थी, एक पीठ था, उसने ये फैसला किया था। देखिए मामला देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने 25 नवंबर को 42वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली, पूरी का नहीं था, जिसमें कहा गया था कि 1976 में आपातकाल के दिनों में संविधान में के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। हालांकि देखिए उसमें अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है, लेकिन इसको लेकर नहीं बात कही गई थी, बात की गई थी पंथ निरपेक्षता और समाजवादी, सेकुलरिज्म एंड जो है सोशलिस्ट, इन्हीं दो शब्दों को लेकर जो है आपत्ति उठाई गई थी और कोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है, उसमें देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस मामले को देख रही थी। उन्होंने कहा, इस पीठ ने कहा कि इन शब्दों को यानी पंथ निरपेक्षता को और समाजवाद को व्यापक स्वीकृति मिली हुई है। इसके अर्थ को हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, बिना किसी संदेह के समझते हैं कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है और समाजवाद क्या होता है। ऐसे में ये अनुचित नहीं है। साथ ही में संविधान में संशोधन करने के लिए 368 के तहत जो संसद की शक्ति है उस पे कोई मतलब रोक नहीं है कि वो उद्देशिका में नहीं कर सकती। रोक सिर्फ यही है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती में, उसके सिवा और कोई रोक नहीं है। ये बात कोर्ट ने कहा कि वो उसमें प्रस्तावना में भी वो संशोधन कर सकती है। क्या मामला था देखिए, वर्तमानवाद जो है पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और अन्य लोगों द्वारा लाया गया था और कहा गया था कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल करना, इसका विरोध किया गया था, जिसमें अश्विनी उपाध्याय जी का कहना था कि ये आपातकाल के दौरान लाया गया था। अलग अलग तर्क था। अश्विनी उपाध्याय जी का कहना था कि आपातकाल के दौरान लाया गया था और लोगों को विशिष्ट विचारधाराओं का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि चूंकि संविधान सभा द्वारा इसे अपनाने की तिथि प्रस्तावना में उल्लिखित है कि कब संविधान अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को, तो इसलिए उसको बाद में पूर्व तिथि के आधार पे संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। ये इसमें इन्होंने तर्क दिया था। जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी का तर्क है, उन्होंने कहा कि ठीक है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और उसके बाद के अनेक निर्णयों में उस शब्दों को मान्यता मिली है, लेकिन उनका कहना है कि इन शब्दों को मूल प्रस्तावना में न लिख के उसको अलग से उल्लिखित किया जाना चाहिए कि यह अलग से जोड़ा गया है। तो ये दो बात थे, इनमें अपने अपने तर्क दिए गए थे और इन तर्कों का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो सुनाया कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता संविधान के आधारभूत संरचना का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए संविधान में क्या संशोधन हो सकता है, क्या नहीं संशोधन हो सकता, इसको संविधान के काफी संविधान संशोधन और न्याय व्याख्या समीक्षा की पूरा एक क्रम है, जिसमें केशवानंद भारती वाद में 13 जजों की संविधान पीठ ने एकदम तय कर दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में, लेकिन बस वो बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन जो 368 का जो शब्द कहा गया है कि संसद ऐसा संशोधन करेगी और यह संशोधन संविधान में लागू हो जाएगा, तो ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान बचे ही न। तो उसको लेकर एक विचार आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या के क्रम में 7-6 के जजमेंट में विचार दिया कि कुछ तो मूल चीज होनी चाहिए जो संविधान में और नहीं रहने पर संविधान खत्म हो जाएगा। और उसकी व्याख्या न्यायपालिका ने समय समय पर में कहा है, जैसे संसदीय लोकतंत्र है, न्यायिक स्वतंत्रता है, जो है लोकतंत्र है, इसी तरह से पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है। इन सारे चीजों की समय समय पर जो है न्यायपालिका ने उसमें व्याख्या की है। तो उसी के तहत जो है, जो आधारभूत संरचना का एक राइडिंग है सुप्रीम संसद के संविधान संशोधन शक्ति पर, देखा जाए तो ये उसमें शामिल है, तो ये कोई उल्लंघन भी नहीं है। दूसरा है, पीठ ने कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लाइव बॉडी है, लिविंग बॉडी है। लिविंग बॉडी में कुछ स्थिर रहता है, कुछ परिवर्तन होता रहता है, और ऐसे में संसद की यह संशोधन शक्ति के अधीन है। संसद संशोधन कर सकती है और इसमें उल्लिखित तारीख ऐसी शक्ति को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। प्रतिबंध वही एक है, केशवानंद भारती वाला
बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। दूसरा है कि भारतीय संदर्भ में जब अब उस शब्दों पर आए कि भारतीय संदर्भ में जो समाजवाद है उसका भी कोर्ट ने कहा, खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, संजीव खन्ना ने, कि उसका अर्थ बिल्कुल एकदम क्लियर है, उसमें बहुत ज्यादा वो राजनीतिक विचारधारा न होके वो एक मुख्य रूप से कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट और अवसरों की समानता, यानी जो अवसर की समानता उपलब्ध कराया जाता है लोगों को, और जो वेलफेयर स्टेट है वो है, ये किसी आर्थिक विचारधारा से इसमें नहीं है, और निजी क्षेत्र को फलने फूलने की पूरी आजादी है। दूसरा ये कहे कि समय के साथ पंथ निरपेक्षता ने भी अपनी व्याख्या विकसित कर ली है। भारत की पंथ निरपेक्षता पश्चिम की पंथ निरपेक्षता से अलग है। यहां पे जो पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म का अर्थ लिया जाता है वो राज्य द्वारा किसी धर्म का समर्थन न करना और न ही किसी आस्था के पेशे अभ्यास को दंडित करना है। संक्षेप में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा समानता के अधिकार के पहलुओं को बढ़ावा देती है, और इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का भाग होने के कारण और संसद की 368 की शक्ति पर कोई इस तरह का तिथि का कोई उल्लंघन बाध्यता न होने के कारण, और इन शब्दों की भी सामान्य व्याख्या अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में ये मान्य है। और कहना है, कोर्ट का कहना था कि हम भारत के लोग इसे अच्छी तरह से सामान्य अर्थों में उसे समझते हैं, ऐसे में कोई जो है संवैधानिक दृष्टि से ये अनुचित नहीं है उद्देशिका में जोड़ा जाना। अगर इतिहास को लेकर देखें कि प्रस्तावना का इतिहास क्या है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई मूल जो है प्रस्तावना में को जो है भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती थी। इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द और जोड़ दिए गए थे, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। तो ये 3 शब्द जोड़ दिए गए, 2 शब्द इधर जोड़े गए थे और बाद में अखंडता शब्द जो है एकता की जगह एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान सभा ने देखिए जानबूझकर समाजवादी शब्द से परहेज किया था। वहां पे समाजवादी शब्द पर भी चर्चा हुई थी, पंथ निरपेक्षता पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन दोनों पर परहेज किया गया था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था किसी देश की आर्थिक आदर्श क्या होने चाहिए, इसको संविधान के प्रस्तावना में कर देना एक तरह से रिजिडिटी हो जाएगी, और इसे लोगों को समय के साथ छोड़ दिया कि जैसी उनकी समय की परिस्थितियां रहेंगी वैसे उनके अनुसार वो अपना इसमें जो सूट करेगा वो उसमें जोड़ेंगे। इसी तरह से भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वो भी पश्चिम के पंथ निरपेक्षता से अलग है। पश्चिम की पंथ निरपेक्षता राज्य और धर्म के अलगाव की बात करता है, वसूली अलगाव की बात करता है। एक तरह से देखा जाए तो वह लोगों के जीवन में राज्य की बहुत ज्यादा भूमिका का जो है वो स्वीकार नहीं करता है, जबकि भारत का संविधान और उसके जो अन्य पहलू हैं वो संविधान में राज्य को, संविधान जो भारत का संविधान है वो राज्य को लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और जो लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं राजनीतिक धार्मिक आर्थिक जो ऐतिहासिक दृष्टि से चुनौतियां हैं उसको हटाने का उसमें निर्देश मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारत की पंथ निरपेक्षता एक तरह से कुछ अर्थों में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, यानी कि नॉर्मल अर्थों में वो राज्य और राजनीति यानी किसी व्यक्तिगत मामलों में उससे हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन धर्म के मामलों में जहां जरूरत पड़े वो सकारात्मक हस्तक्षेप भी कर सकता है अगर कुछ व्यवस्थाओं को बदलना हो या सुधार करना हो। तो ये सारी चीजें रही थी, लेकिन चूंकि संविधान में उसमें नहीं जोड़ा गया, बाद में इसे जो है हमारे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें जोड़ दिया गया है, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कह दिया कि ये गलत नहीं है, ये असंवैधानिक जैसी कोई बात नहीं है, और उस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। ठीक है, बाकी जैसे संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, ये जो अगर फैसला देखें तो बेरुवारी मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसकी मूल शक्ति से कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन केशवानंद भारती बाद में 1973 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना में परिकल्पित दृष्टिकोण के प्रकाश में इसे पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए किसकी, जो है संविधान की। इसलिए प्रस्तावना संविधान के किसी अन्य प्रावधान की तरह ही संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है, और यही बात कोर्ट ने भी कही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए ये है प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्टेड या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी
2025 को अपनी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तब तक ये प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं। हालांकि इस दौरान इन्होंने कई अपनी नीतियों को, अपने उसको ट्रांजिशन पीरियड में अपनी बातें कही है। इनके द्वारा 25 तारीख को, हमारे यहाँ तो 26 हो गया था, 25 तारीख को ये बात कही गई कि वह कनाडा, मैक्सिको और चीन पर नए टैरिफ लगाएंगे, जिसमें इन्होंने कहा कि वो कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाएंगे और चीन पे 10% अधिक और एडिशनल, यानी 25 प्लस 10% का टैरिफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? उसके पीछे उन्होंने बताया कि कनाडा और मैक्सिको के द्वारा हमारे देश में ड्रग्स और अवैध प्रवासन से हमला किया जा रहा है, यही शब्द है उनके जो। और जब तक मैक्सिको और कनाडा इसे रोक नहीं देंगे तब तक उनको इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि वो चाहें तो इसे आसानी से रोक सकते हैं, यानी हमारे यहाँ ड्रग्स न आने दें हमारे सीमा में या अमेरिका में, और अवैध प्रवासन को रोक सकते हैं। जहां तक चीन की बात है, इन्होंने कहा कि चीन भी अमेरिका में ड्रग्स का बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा एक फेंटानिल जो है वो सिंथेटिक ड्रग है, और वो बहुत ही घातक, कह सकते हो विनाशक है, और दुनिया में चीन से बहुत ज़्यादा इसकी सप्लाई हो रही है। भारत में भी तमिलनाडु में कुछ समय पहले पकड़ा गया था, और अमेरिका में बड़े पैमाने पर चीन से ये ड्रग्स आ रहा है। ट्रंप का कहना है कि जब हमने चीन से कहा तो कहते हैं कि हम तो मृत्युदंड तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया जाता है। तो कह रहे हैं कि जब तक करोगे नहीं, वो 25% तो टैरिफ है ये भी करेंगे। हालांकि इस टैरिफ में वो जो चुनाव के समय टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे चीन से आए वस्तुओं, यानी जो वो व्यापार और उसकी लेकर, वो चीज नहीं है। ये एक तरह से प्रेडेटर या दंडात्मक टैरिफ है, जो ड्रग्स तस्करी और मैक्सिको और कनाडा के तहत जो अवैध प्रवासन हो रहा है उसको रोकने के लिए ये लाया गया है। जरा देखें परिचय के रूप में। देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की है। हालांकि जो इनकी शुरुआती टैरिफ योजना है इसमें भारत शामिल नहीं है, और ये बात कहा है इन्होंने कि वो जब राष्ट्रपति बनेंगे तो पहला वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर ये टैरिफ लगाएंगे, यानी और कोई दूसरा काम बाद में करेंगे, पहला एग्जीक्यूटिव टैरिफ लगा के यही करेंगे कि कनाडा पे, मैक्सिको पर और चीन पे टैरिफ लगाएंगे। देखा जाए तो 2023 में इन तीनों देश अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक पार्टनर्स हैं। तीनों लगभग 1, 2, 3 पर हैं। तीनों मिलकर अमेरिका से इन्होंने $1 ट्रिलियन का, यानी 1000 अरब डॉलर का निर्यात किया है, और इन देशों द्वारा अमेरिका में $1.5 ट्रिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया गया है, और अमेरिका से $1 ट्रिलियन का इंपोर्ट किया गया है। यानी देखा जाए तो अमेरिका ओवरऑल इन तीनों देशों में मिला के ट्रेड जो है उसको घाटा ही है $500 मिलियन का, इसमें से $600 मिलियन का तो अकेले चीन के साथ व्यापार घाटा है। खैर, ये मुद्दा दूसरा है। इसमें देखिए, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नए टैरिफ का न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है, और दुनिया के कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करने वाली जो कंपनियां हैं उनको इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अब यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ये कितने टैरिफ लगा सकते हैं। देखिए, जो ये वाली टैरिफ है ये दंडात्मक टैरिफ है। इसमें ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा पे और मैक्सिको पर, जो उनके दोनों पड़ोसी देश हैं, उन पे वो 25% की उनसे आने वाली चीजों पर 25% का कर लगाएंगे, और चीन पर इन 25% प्लस 10% का और लगाएंगे। जबकि चुनाव के प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कह रखा था कि वह वो चीनी वस्तुओं पर 60% या उससे ज्यादा कर लगाएंगे, और मैक्सिको से आने वाले कारों पर तो 1000% का कर लगाएंगे। लेकिन वो चुनाव का वो है, लोगों का कहना है कि वो चुनाव के दौरान किए गए हैं, तो अभी ये इस वाले पहलू में नहीं आया, क्योंकि इसमें तो वो अनुमान लगाया जा रहा था कि वो भारत पे भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन भारत इस लिस्ट से बाहर है, तो वो कुछ वजह है, तो समझिए कि क्यों टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो देखिए, 25 नवंबर को अपने पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैक्सिकन और कनाडाई सामानों पर टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक वहां से ड्रग्स और अवैध प्रवासियों का आक्रमण समाप्त नहीं हो जाता। यानी ट्रंप का आरोप है कि उन देशों के जरिए अमेरिका में अवैध ड्रग्स और अवैध प्रवासन का इतना ज्यादा, एक तरह से वो कहते हैं कि ये
हमला है, ये अटैक है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम ये दंड देते रहेंगे। उनका कहना है कि इन दोनों, मैक्सिको और कनाडा दोनों के सरकारों के पास लंबे समय से चली आ रही समस्या को आसानी से हल करने का है, क्योंकि उनके यहां से ही अवैध ड्रग्स आ रहा है, अवैध प्रवासन आ रहा है, चाहे तो वो रोक सकते हैं। और जब तक उनकी सरकारें नहीं रोकेंगी तब तक उनको दंड उठाना पड़ेगा, और यह दंड 15% टैरिफ के रूप में इन लोगों को है। किसके लिए? ड्रग्स और अवैध प्रवास के लिए। ये अभी वो दूसरा टैरिफ वार वाला नहीं है, ये ड्रग्स और अवैध प्रवास को रोकने के लिए ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर इनको नहीं रोकोगे तो हम इस पर 25% का हम टैरिफ लगाएंगे। चीन के लिए अमेरिका कह रहा है कि वो भी अवैध ड्रग्स भेजने का आरोप है। वो एक सिंथेटिक ओपियाड है, उसको पेंटाफेनिलिन बोला जा रहा है, पेंटाफेनाइल। वह जो है कह रहे हैं कि चीन के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि वह वैसा करते हुए पकड़े गए किसी भी ड्रग डीलर को मौत की सजा दे देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कभी भी इसका पालन नहीं किया। और चीन पे जो 25% का है ना, उससे 10% और ज्यादा लगेगा केवल वहां से आने वाले जो है ड्रग्स को रोकने को लेकर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके क्या निहितार्थ यानी क्या इसके प्रभाव होंगे। तो कुछ अल्पकाल हो सकते हैं, कुछ दीर्घकाल हो सकते हैं। जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि अल्पकाल में यह स्थिति हो सकती है कि कनाडा, मैक्सिको और चीन की कंपनियों के लिए अमेरिका में निर्यात महंगा हो जाएगा। ऐसे में ये कंपनियां जो निर्यात करती हैं इन देशों से, वो क्या करेंगी? वो प्राइस को ट्रांसफर कर देंगी अमेरिका के उन वस्तुओं पर उपभोक्ताओं के पास, जिससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को सामान महंगे मिलेगी। साथ ही साथ मैक्सिको का ऑटो उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिको और अमेरिका का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ पे वहां चीजें चलती हैं। ऐसे में मैक्सिको में होंडा, निसान, टोयोटा, माजदा, किया और बहुत सारी चीनी ऑटो पार्ट्स की दुकानें। जब ट्रंप को ने कहा कि हम अमेरिका में, या अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ही जो है चीन पे टैरिफ लगाने की बात की वहां की ईवी मार्केट को, तो बहुत सारी ईवी मार्केट उठ के मैक्सिको आने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उनको लगा कि यहां से फ्री हो गया। तो ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको पर तो मैं 1000% गाड़ियों पर टैक्स लगाऊंगा। अब क्या होगा वो नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहेगा और ये निहितार्थ दिख रहा। फॉक्सकॉन, एनवीडिया, लेनोवो जैसे टेक कंपनियां भी मैक्सिको में उन्होंने अपने सर्वर्स और सुविधाएं लगा रखी हैं। इन सबको नुकसान पड़ने का असर है। कनाडा की मीडिया ने कहा है कि 10% का भी टैरिफ लग जाएगा तो हमें 21 अरब डॉलर का नुकसान होगा, और ये तो 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन देशों पर वो एक दबाव बना रहे हैं, एक बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उनके यहाँ से जो अवैध ड्रग्स की तस्करी हो रही है, अवैध प्रवासन हो रहा है, उसको रोकें। अगर हम दीर्घावधि में देखें तो अमेरिकी उद्योग जो इनके आसपास इन सीमाओं से कल पुर्जे लेते हैं, उनके तैयार माल प्रभावित होगा। उनको अपने निर्यात, दूसरे देशों में जो निर्यात कहते हैं, उनको दिक्कत आ सकती है। न्यूयॉर्क टाइम का कहना है कि लागत उद्योग बढ़ सकता है और अन्य देशों की सरकार भी इस तरह के जवाबी टैरिफ लगा सकती हैं, जिससे दुनिया में एक टैरिफ वार जन्म ले सकता है। और जो WTO बनी थी व्यापार की सुगमता के लिए, वह एक तरह से देखा जाए तो मृतप्राय हो जाएगा। हालांकि ट्रंप ने पहले ही कह रखा है कि वो WTO को नहीं मानेंगे, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। तो खैर, अब ये जब होगा देखा जाएगा। आइए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला है प्रोबा 3। यह एक उन्नत यूरोपीय जो है सोलर अभियान है, सोलर मिशन है। इसमें कुछ खास बातें हैं। खास बातें देखिए, इस तस्वीर पे देखिए, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी के एक इक्लिप्टल या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ये घूमेगी। 600 किलोमीटर से लेकर 63,000 किलोमीटर वाली कक्षा में घूमेगी। इसमें 2 उपग्रह ऐसे रहेंगे जो पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे, अपने अपने चलते रहेंगे। तो इसके कारण जो है जो है कृत्रिम सूर्य ग्रहण वाली स्थिति पैदा होगी। जैसे ये जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं यूरोपीय एजेंसी का, यह सूर्य के जो सबसे गर्म हिस्से है कोरोना, उसका अध्ययन करने के लिए छोड़ा जा रहा है। अब कोरोना में इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, 10 लाख से लेकर 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है कि उसे ऐसे देखना, अध्ययन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कभी कभार जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तब कोरोना का अध्ययन करना आसान हो जा रहा है। वही सूर्य ग्रहण की स्थितियां इन उपग्रहों के द्वारा, इन जुड़वा उपग्रह एक साथ छोड़े जाएंगे और अपनी गतियों के द्वारा बीच बीच में वो एक आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बनाएंगे, जिसके कारण अगर इससे बनता है तो ये अध्ययन कर लेगा, इससे बनाएंगे तो ये अध्ययन करके जो है
कोरोना के सोलर कोरोना के बारे में जो है उनके जो उसको बेहतर रूप से अध्ययन कर सकते हैं, जिसका अध्ययन करना अंतरिक्ष, मौसम और अंतरिक्ष से जुड़ी हुई अंतरिक्ष से जुड़ी हुई घटनाएं, जिनका हमारे सोलर रेडियस जिनका हमारे सैटेलाइट या स्पेस तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, उसको समझने में मददगार हो सकता है। ये भारत के इसरो द्वारा अपने PSLV द्वारा छोड़ा जाएगा। 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। प्रोबा 1 को इसरो पहले ही 2001 में छोड़ चुका है। और जहां तक इसके साथ जुड़ने का असर है कि 2023 में भारत ने सौर अध्ययन के लिए L1 अपना मिशन भेजा है। उससे भी प्राप्त हमको आंकड़ा है, अगर इससे भी हमको आंकड़ा मिल जाएगा और दोनों में आपस में मिलजुल के अगर अध्ययन किया जाएगा तो सूर्य के बारे में हम कुछ ज़्यादा बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, इसरो द्वारा 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी और सबसे गर्म हिस्से कोरोना का अध्ययन करने के लिए अपने PSLV रॉकेट पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसमें काम करने वाले कौन कौन देश हैं? स्पेन है, बेल्जियम है, पोलैंड है, इटली है, स्विट्जरलैंड है। इन वैज्ञानिकों की टीम ने ये प्रोबा 3 जो है अपना एक मिशन लॉन्च किया है। एक्चुअल में ये जो मिशन है ना, ये एक बार नहीं, इस पे 2 उपग्रह हैं। हालांकि उसमें 3 उपकरण हैं, लेकिन 2 उपग्रह हैं। और पहली बार सटीक संरचना उड़ान, फॉर्मेशन फ्लाइंग क्या है, अगर इसको हम जरा समझें तो देखिए, एक उपग्रह ये है, एक उपग्रह ये है। ये दोनों एक इस तरह से, मान लिया पृथ्वी है, इसकी कक्षा में ये भी इक्लिप्टिकल कक्षा में घूम रहा है और ये ऐसे घूमेंगे तो वो सूर्य की तरफ जो है होते जाएंगे। यानी ये एक साथ छोड़े जाएंगे, अलग अलग जगहों पे छोड़े जाएंगे, कुछ दूरी पर छोड़े जाएंगे, लेकिन ये इस तरह से गति करेंगे कि वो बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड का जो है वह सोलर इक्लिप्स की स्थितियां भी दर्शाएंगे, जिससे कोरोना की स्थिति को, सौर कोरोना को देखने में ज़्यादा जो है आसानी हो सकती है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोबा मिशनों के समूह में यह नवीनतम सौर मिशन है। इसके पहले प्रोबा 1 और प्रोबा 2 छोड़ा जा चुका है, जिसे प्रोबा 1 को इसरो ने ही लॉन्च किया था 2001 में, प्रोबा 2 को 2009 में लॉन्च किया गया है। अब ये 4 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा ही इसे लॉन्च किया जाएगा। क्या है ये? फॉर्मेशन फ्लाइंग में अगला कदम है। दुनिया में पहली बार 2 उपग्रह, कोरोनोग्राफ अंतरिक्षयान और आक्लूटर अंतरिक्षयान, ये 2 उपग्रह हैं। उसमें एक बार में 6 घंटे के लिए लगभग 150 मीटर की दूरी पर कुछ मिलीमीटर और 8 सेकंड की सटीकता के साथ फॉर्मेशन बना के ये जो है अपनी गति करेंगे, कच्छी गति करेंगे। अर्थात इन मिशनों से 2 उपग्रहों को इस तरह से डिजाइन किया गया है, एक साथ प्रक्षेपित किया जाएगा, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग उड़ान भरेंगे। फिर वे एक सौर कोरोनाग्राफ बनाएंगे, एक ऐसा उपकरण जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित उज्ज्वल प्रकाश को अवरुद्ध करने में मदद करेगा, ताकि आसपास की वस्तुएं और उसके वातावरण को देखा जा सके। जैसे कोई लाइट आ रही हो, अब सीधे आंख पे पड़ रही नहीं देख पाते, लेकिन अगर अपने ऐसे हाथ लगा देते हैं तो उस चीज को आसानी से, मतलब उस चीज को नहीं, लेकिन हाँ उसके बारे में आसानी से अध्ययन हो सकता है। इसीलिए देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो है वैज्ञानिक जो है कोरोना या सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उस समय उसको देखना या उस पर रिसर्च करना आसान होता है। वही स्थिति जो है ये किया जाएगा। और लोगों का कहना है कि पूरे साल भर में हमें जितना सूर्य ग्रहण के कारण, जो प्राकृतिक सूर्य ग्रहण के कारण जितना समय की जानकारी सूर्य की मिलती है, उससे 10 गुना ज़्यादा जानकारी, 10 गुना 12 गुना जानकारी जो है इस मिशन के द्वारा हर साल हमें मिल सकती है। तो निश्चित रूप से सूर्य के कोरोना को, उसका अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रोब 3 का अध्ययन क्या? देखिए, तो ये सूर्य के कोरोना का तापमान 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसके कारण किसी उपकरण को इसके करीब से देखना मुश्किल होता है, लेकिन हमें इसका अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी अंतरिक्ष मौसम और इससे जुड़ी जो अशांति या जो डिस्टर्बेंस होती है, जैसे सौर तूफान है, सौर हवाएं हैं, ये सब सोलर कोरोना से ही उत्पन्न होती हैं। और ये अंतरिक्ष मौसम घटनाएं पृथ्वी से के सभी उपग्रह आधारित संचार, नेविगेशन, पावर ग्रिड के सुचारू रूप से संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये जो घटनाएं होती हैं वो हमारे लिए, हमारे अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष जो है असेट जो होती है, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमें उसका अध्ययन करना जरूरी है। और लेकिन उसको देख पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इसके अध्ययन के लिए 3 उपकरण लगे हैं। उसमें कोरोनोग्राफ है, ये 104 मीटर व्यास की एक गुप्त डिस्क लगी हुई है।
कुछ नाम और है, लेकिन उसको सिंपली कोरोनोग्राफ करेंगे, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करेगी और एक कोरोना बेल्ट को नजदीक से देखने में मदद करेगी। दूसरा है डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर, यह सूर्य से उत्सर्जन होने वाले जो उसका जो ऊर्जा उत्पादन हो रहा है उसका निरंतर माप करती रहेगी, जिससे कुल सौर विकिरण के रूप में जाना जा सके। और 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, यह पृथ्वी के विकिरण बेल्ट से गुजरते समय इलेक्ट्रॉन प्रवाह को मापेगा और अंतरिक्ष के मौसम अध्ययन को यह करेगा। सबसे मूल प्रश्न है कि इससे भारत को क्या लाभ होगा। देखिए, पहली बात तो यूरोपीय एजेंसी का ये एक उन्नतशील उपकरण है। दुनिया में पहली बार इस तरह का छोड़ा जा रहा है जो कोरोना को इस तरह से कोरोनोग्राफिक के तरह और फॉर्मेशन में अध्ययन उड़ान करेगा। इसका अगर भारत के पीएसएलवी द्वारा छोड़ा जा रहा है तो निश्चित रूप से भारत के पीएसएलवी की क्षमता को बढ़ा रहा है। इसमें आप उसकी सटीकता को भी कह सकते हैं, उसका सस्ता होना भी कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए एक आप कह सकते हो कि उसको महत्वपूर्ण है। इससे अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है कि अगर हम इस मिशन से जुड़े रहेंगे तो हमें संभावना है कि भारतीय भौतिक वैज्ञानिकों को प्रोबा 3 के डेटा को मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉन्च के तुरंत बाद भारत या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोबा 3 टीम के साथ एक बैठक कर सकती है और आदित्य 11 जो हमारा 2023 में हमने छोड़ा था सूर्य के अध्ययन करने के लिए, उसका और प्रोबा 3 से प्राप्त डेटा का उपयोग करके सहयोगी अनुसंधान कर सकते हैं, ताकि इस क्षेत्र में भारतीयों को नई वैज्ञानिक प्रगति के दिशा में आगे जो है महत्व मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए, दुनिया के लिए तो है ही है, यूरोपीय एजेंसी के लिए भी है और भारत के लिए भी है कि एक हमें कुछ नई सूचनाएं मिल सकती हैं सूर्य को लेकर और हमारे आदित्य 11 से यूरोपीय एजेंसी की, यानी एक तरह से हाई एंड जो स्पेस रिसर्च है उसमें एक दूसरे को मदद करने की इससे उम्मीद है। अगर हम प्रश्नों के रूप में इससे देखें, जिस पे आधारित प्रश्नों को देखें, तो चर्चा में रहे संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संविधान सभा ने जानबूझकर प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्षता सबसे परहेज किया है। बिल्कुल किया है, ये तो हमने अभी चर्चा के दौरान भी देखा है। दूसरा है, यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तथापि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें संविधान की अधिनियमित होने की तिथि लिखी हुई है। इसी चीज को लेकर मामला उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने यह कह दिया कि नहीं, ये कोई रोक नहीं है जो है संसद की संविधान के किसी भी उसमें उद्देश्य का भी शामिल है उसके संशोधन करने की शक्ति में, यानी इसका आंसर केवल एक होगा। दूसरा है, हाल ही में चर्चा में रहे किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 24वें संविधान, 23वें, 33वें, 42वें, 44वें। तो 42वें संविधान संशोधन, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की है। उनके द्वारा इस नए दंडात्मक टैरिफ उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन पर यह नवीनतम टैरिफ हमला उसके द्वारा रूस को छुपे तौर पर सैन्य सहायता के लिए लगाई जाएगी। नहीं, ये गलत है। ये चीन द्वारा जो अमेरिका में एक ड्रग की जो है तस्करी में चीनी लोगों का शामिल होना है और उसके द्वारा चीनी सरकार का कुछ नहीं किया जाना है, उसके दंड स्वरूप है। मैक्सिको और कनाडा के मामले में यह टैरिफ ड्रग तस्करी और अवैध प्रवासन की समस्या के लिए किया जाएगा। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, यानी इसका आंसर बी होगा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एक उन्नत सौर मिशन प्रोबा 3 निम्नलिखित किस संस्था का प्रौद्योगिक प्रदर्शन मिशन है। नासा का, इसरो का, स्पेस एक्स का और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, इसमें कोई शक नहीं है। पांचवा है या अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहे उन्नत सौर मिशन प्रोबा 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में पहली बार इस मिशन के 2 उपग्रह फॉर्मेशन फ्लाइंग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, अभी देखेंगे कि वो दोनों एक साथ करेंगे और एक तरह से आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बनाएंगे ताकि सोलर कोरोना का अध्ययन किया जा सके। दूसरा इसमें स्टेटमेंट है कि यह उपग्रह कृत्रिम सौर उपग्रह तैयार करने में सक्षम होंगे जिससे सौर कोरोना का बेहतर। हाँ, बिल्कुल वो बात जो मैं समझा रहा था वही है। तो दोनों सही है, यानी इसका आंसर सी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स बना के अपना खुद से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।